आज मैं आप लोगों को संचयन 9th स्टैंडर्ड का संचयन है। संचयन पूरक पुस्तक है या फिर जिसे सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है, उसका पाठ है स्मृति। उसका एक्सप्लेन करूंगी। स्मृति, जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही याद मतलब पता चल रहा है कि स्मृति मतलब याद करना किसी को, या फिर कोई पुरानी ऐसी घटना हो जिसको याद किया गया हो बाद में, या उसको याद करके लिखा जाए, तो वही होता है स्मृति। इस पाठ की एक ये भी विशेषता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी घटना हमारे सामने, आंखों के सामने हो रही है, और हम उसको बहुत महसूस करते हैं कि हाँ, ये सब कुछ तो हमारे सामने हो रहा है। और लेखक की यही खासियत भी है कि उन्होंने अपनी जो बचपन की घटना है उसको इस तरीके से लिखा भी है कि वो हम लोग महसूस करते हैं कि हाँ, ये सब कुछ लाइव हमारे सामने जैसे हो रहा हो। इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। इनका जन्म स्थान मैनपुरी उत्तर प्रदेश है, जो कि इनका जन्म 23 मार्च 1892 में हुआ था। इनके पिता का नाम रेवती शर्मा है और इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई है। स्मृति, स्मृति मतलब याद, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जिसको हम याद करके बताते हैं या फिर लिखते हैं। तो लेखक ने भी अपने बचपन की एक घटना थी जिसको कि लिखा है, और इन्होंने इसका कोई दूसरा शीर्षक दिया नहीं, यादों के आधार पर ही उसको लिखा है, तो इसीलिए इसका नाम भी इन्होंने इसका स्मृति रख दिया है। और ये घटना जो है वो 1908 की है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा, और दिसंबर या जनवरी का जो समय होता है, स्पेशली नॉर्थ साइड में अगर देखेंगे तो वहां पे बहुत ठंड होती है। तो इसीलिए लेखक ने लिखा भी है कि चिल्ला का जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब बहुत अधिक ठंडी पड़ रही थी, और 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी भी हो गई थी। अब एक तो ऊपर से इतनी ठंडी हो और उसमें बारिश भी हो जाए तो और ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए लेखक ने कहा कि जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, अर्थात थोड़ी बहुत जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो शीत अर्थात जो ठंडी की भयंकरता थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और शाम के 3 या 4 बजे होंगे कि लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। झरबेरी यानी जो बेर होता है, उसमें जो छोटी कटीली झाड़ी होती है जिसमें बेर होता है, तो उसको तोड़ करके खा रहे थे। और गांव के पास से एक आदमी ने आकर के उनको बोला कि तुम्हारे जो भाई हैं वो तुमको बुला रहे हैं, जल्दी घर चले जाओ। तो जो लेखक थे वो घर की ओर जाने लगे, और उनके साथ में उनका छोटा भाई भी था। और भाई साहब की मार का डर था, इसलिए समा हुआ चला जाता था, क्योंकि इनको लेट हो गया था, शाम हो गई थी और ये लोग बेर तोड़ के खा ही रहे थे। तो उन्होंने, उनको जब मालूम पड़ा कि अरे तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तो उस समय में भाई, जो बड़े भाई थे, पिता थे, इन लोगों का डर भी बहुत होता था। तो इसी तरीके से लेखक भी थोड़े से डरे डरे जा रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे बेर तोड़ के खा रहे थे तो कहीं इस वजह से भाई साहब हमारी क्लास न ले लें। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो बड़े भाई थे वो आंगन में बैठे हुए थे और पत्र लिख रहे थे, अर्थात लेटर लिख रहे थे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और उन्हें अब जो मार खाने का जो डर था वो उनके मन से निकल गया। और बड़े भाई साहब ने जैसे उनको देखा तो कहा कि ये लेटर लो और इसको ले जा करके मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ, और तेजी से जाना, क्योंकि पहले ही 4 बज चुके थे, तो और शाम हो रही थी, और ठंडी का समय है, तो ठंडियों में कैसा होता है कि शाम बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी से अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि जल्दी से जाना। और एक तो दूसरा ये भी कारण था कि वो चाहते थे कि ये चिट्ठी आज के आज ही जो डाक है उसके साथ में चली जाए, और ये शायद उनकी कोई बहुत अर्जेंट चिट्ठी रही होगी, बहुत जरूरी रहा होगा, इसलिए वो कहते हैं कि जल्दी से जाओ ताकि ये आज के डाक से ही ये चिट्ठियां चली जाएं। और ठंडे का दिन था और उस पर से हवा भी चल रही थी, और कुछ दिन पहले थोड़ी बारिश भी हुई थी। तो जो लेखक थे उनको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी, अर्थात वो ठंडी से कांप रहे थे। और इतना ज्यादा उन्हें ठंडा लग रहा था कि वो कह रहे थे वही कि हवा जो है वो मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा मतलब बोन मैरो जिसको कहा जाता है, अर्थात हड्डियों के बीच में जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है मज्जा। यानी आप सोचिए कि सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि इतने अंदर तक उनको वो ठंडी महसूस हो रही थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बहुत अधिक ठंड थी और उस ठंडी से वो एकदम कांप रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने, जो उनकी जो धोती थी, उस समय धोती कुर्ता पहना जाता था, भाई काफी पहले की स्टोरी है। तो जो धोती था उससे उन्होंने अपने कानों को बांधा था, और माँ ने उनकी जो थी वो थोड़े से चने भी धोती में दिए थे बांध करके।
और दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े थे। और उस समय लेखक जो थे उनको इतना अधिक अपने जो बबूल का डंडा था, यानी बबूल की लकड़ी होती है उसका डंडा था, तो उससे लेखक को बहुत अधिक प्यार था। और आज के टाइम में वही वो कहते हैं कि आज के टाइम में किसी को अपनी राइफल से इतना प्रेम नहीं होगा जितना कि उन्हें उस अपने उस डंडे से था, क्योंकि उनके डंडे ने अनेक सांपों को मारा था। और अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन भी हो चुका था। नारायण मतलब ईश्वर, वाहन मतलब कहीं से कहीं पे जाने का जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वही। तो उनके जो लकड़ी है उससे उन्होंने कई सांपों को मारा, जिसकी वजह से बहुत सारे सांप ईश्वर के पास पहुंच गए, अर्थात भगवान को प्यारे हो गए थे। तो फिर जो मक्खनपुर का स्कूल था और जो गांव था उसके बीच में आम के बगीचे थे, और उसी डंडे से वो हर साल उनको झूरते थे। झूरना मतलब तोड़ना होता है। तो वही वो उस डंडे से उसको हर साल जो जितने भी बगीचे में आम लगे होते थे उसको भी तोड़ते थे। तो इसीलिए लेखक को ऐसा लगता था कि ये डंडा मूक मूक यानी नहीं बोलने वाला या फिर निर्जीव जो था वैसा होता है। लेकिन लेखक को ऐसा नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि नहीं, ये मेरा डंडा जीता जागता है। और प्रसन्न वदन होकर के जो लेखक थे वो और उनके भाई, प्रसन्न वदन मतलब बहुत खुश होकर के, उन लेखक और उनके भाई मक्खनपुर की ओर तेजी से जल्दी जल्दी जा रहे थे। और उन्होंने चिट्ठियों को जो टोपी लगाया था उसके अंदर रख के फिर उसको सिर पे लगा लिया था, क्योंकि जो उनके कुर्ते थे उसमें जेब नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने उन चिट्ठियों को वहां पे अपना सुरक्षित रखा हुआ था। तो जो लेखक थे, क्योंकि लेखक भी छोटे थे, उनका छोटा भाई भी छोटा ही था, तो बच्चे एक नॉर्मल तरीके से तो चलते नहीं है, थोड़ा उछलते कूदते और कभी ज्यादा जंप करते हुए यहाँ से वहां इस तरीके से चलते हैं। रास्ते पर बहुत आराम से तो चलते नहीं, और वो बच्चे हैं ही भाई। और तो क्या होता था कि जो गांव था उसमें कुछ दूर जाने पर एक कुआं था, और उस कुएं में बहुत भयंकर काला सांप था। और वो कुआं जो था वो कच्चा था, अर्थात उस कुएं में ईंट वीट चारों तरफ नहीं लगाई गई थी, या वो प्लास्टर टाइप का नहीं था, खाली मिट्टी का ही कुआं था। और ज्यादा भी गहरा नहीं था, 24 हाथ गहरा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। और उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था, वो सांप भी उसमें जाकर के किसी न किसी तरीके से फंस ही गया था, उसमें गिर गया था, और उसमें से वो निकल नहीं सकता था। और जो भी कारण रहा हो, वो लेखक को भी उतना नहीं याद है। उन्हें ये याद है कि 2 महीने पहले का उनका एक घटना हुआ था कि क्योंकि बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है, नटखट होते हैं। तो जो उनकी एक पूरी टोली थी, यानी उनका एक जो पूरा ग्रुप था जिसको वो वानर टोली कहते थे, यानी बंदरों की जो ग्रुप है वो कहते थे, तो वो सब लोग एक दिन स्कूल से लौट रहे थे। और वो लोग लौटते हुए, भाई बच्चों का स्वभाव ही होता है, वो कुएं में झांक रहे थे। ऐसे ही उनका हुआ कि नहीं, देखा जाए इसमें क्या है। तो जैसे सबसे पहले, और उसमें भी सबसे नटखटी लेखक ही थे, तो वहीं उसमें कुएं में झांक करके देखते हैं। और झांकने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक ढेला अर्थात एक पत्थर उठाया और उसको उस कुएं में डाल दिया। तो जब कुएं में डाला ना, तो उसके बाद उनको प्रतिध्वनि सुनाई दी। प्रतिध्वनि यानी एक आवाज के बाद जो दूसरी आवाज आती है, या कोई एक क्रिया के बाद जो दूसरी प्रतिक्रिया होती है, उसे कह सकते हैं। तो और उसके बाद बच्चों का एक स्वभाव भी होता है कि वो जैसे कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कि उन्हें लगे कि नहीं, इसमें से इको टाइप का होगा। कई कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अगर आवाज लगाते हैं तो बाद में हमें हमारी आवाज रिटर्न सुनाई देती है। तो वही करने के चक्कर में लेखक ने क्या किया था, एक तो कुएं में झांक भी रहे थे, और दूसरा एक पत्थर उठा करके उसमें उन्होंने फेंक दिया। और जब पत्थर उठा करके नीचे फेंका, तो नीचे से फुसकारने की आवाज आई, अर्थात जो सांप होता है तो जब वो फुफकार मारता है तो जो वो आवाज होती है वो आई। तो जो कि किनारे सब उनके फ्रेंड खड़े थे, यानी जो उनकी वानर टोली खड़ी थी, वो सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और फिर कहीं ना कहीं फिर हंसने भी खुश भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सांप हमारा कुछ तो कर नहीं सकता है। और इतना नीचे था वो। तो जिस तरीके से एक हिरण का समूह होता है और उसको कुत्ते भौंकते हैं तो वो बहुत चकित हो जाता है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी हालत हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग उसमें उछल उछल करके एक एक पत्थर फेंकने लगे। और उसकी वजह से क्या होता था कि वो सांप को शायद जाके नीचे लगता था, तो वो और गुस्से में फुफकार मारता था। तो ये जितना वो कुएं में से फुफकारता था, ये बच्चे ऊपर उतना ही और जोर जोर से हंसते थे। यानी इनको ये सब काम करने में सारे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भरोसा था कि इतना नीचे सांप है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और बाल स्वभाव भी ऐसा होता है, बच्चों का स्वभाव भी ऐसा होता है, नटखट होते हैं।
उन्हें कुछ ना कुछ शैतानी करने में मजा आता है, तो वहीं लेखक के जो समूह था उनको भी ये हो गया था। उनको पत्थर फेंकने में अच्छा लग रहा था और सांप उसके बदले में गुस्से में बहुत फुफकार मारता था। तो ये जैसे जो गांव से बच्चे जाते थे मक्खनपुर पढ़ने के लिए, तो ये उनका रूटीन हो गया था कि वो जब भी वहां से आते थे या जाते थे तो भाग करके जाते थे और एक हाथ से अपनी वो टोपी पकड़ते थे, क्योंकि भाई अगर कुएं में झांकेंगे या फिर उसके नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो टोपी जाहिर सी बात है सिर पर से गिर जाएगा। तो एक हाथ से टोपी पकड़ते थे और दूसरे हाथ से एक पत्थर फेंकते थे, और रोज का उन लोगों का आदत हो गया था। और फिर ऐसा था कि जब भी वो पत्थर फेंके तो वहां से फुफकार आती थी। तो वही हाल आज भी था, क्योंकि उनका एक प्रकृति हो गया था, यानी एक स्वभाव हो गया था। तो जैसे ही उस कुएं के पास से वो लोग गुजरे तो उन्हें फिर से वही हुआ कि देखिए इसमें सांप में से फिर से आवाज आती है कि नहीं, फुफकार रहा है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि कुएं की तरफ आगे बढ़े, और उनके पीछे उनका जो छोटा भाई था वो भी बढ़ गया मृगशावक की तरह, यानी एक बड़ा हिरन का है उसके पीछे जो छोटा हिरन का बच्चा है वो भी पीछे पीछे चला गया। तो जैसे ही कुएं के किनारे से उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसको उछलकर एक हाथ से टोपी उतारा उन्होंने, क्योंकि उनका रोज का काम ही यही था कि पहले टोपी उतारते थे फिर उसके बाद पत्थर मारते थे कि भाई टोपी इसमें गिर न जाए। तो उन्होंने आज भी वही किया कि टोपी उतारा और एक पत्थर उठाया और उसको कुएं में फेंक दिया। तो उसके बाद तो जैसे लगा कि उनके ऊपर बिजली गिर गई, अर्थात बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ पड़ी है। क्यों? क्योंकि जो चिट्ठियां थी वो टोपी में रखी थी, और टोपी जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया वो चिट्ठियां कुएं के अंदर गिर गई। अब जब कुएं के अंदर गिर गई तो अब इससे बड़ा तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकता है। फिर सांप ने फुफकार मारा कि नहीं मारा, उनका पत्थर उसको लगा कि नहीं लगा, वो तो उन्हें याद नहीं है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे अचानक से कोई हिरन घास चर रहा हो और कहीं से किसी ने उसको गोली मार दी हो और वो तड़प तड़प के मर रहा हो और उसकी आत्मा वहां से निकल गई हो। उसी तरीके से इन्हें भी महसूस हुआ। उन्हें यही लग भी रहा था कि चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरे मानो तो जान ही निकल गई, क्योंकि भाई अभी भाई साहब ने कहा था कि जल्दी जाना है, देना है, आज ही डाक को पहुंचाना है, तो अर्थात वो बहुत महत्वपूर्ण भी होंगी। अब उनको फिर क्या करते, वो उस चिट्ठियों को पकड़ने के चक्कर में वो उसके लिए झपट्टा भी मारे, लेकिन अच्छा हुआ कि वो खुद को संभाल पाए, नहीं तो अगर वो ज्यादा और कोशिश करते तो शायद वो भी कुएं में गिर जाते। जिस तरीके से कि जो एक घायल शेर होता है, वो शिकारी जब पेड़ पर चढ़ने लगता है तो उस पे भी हमला करता है, तो उसी तरीके से ये भी कोशिश कर रहे थे उन चिट्ठियों को पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। और अब क्या हुआ कि जो कुएं का पाट था, पाट अर्थात किनारा, तो उसी के सामने बैठ करके ये दोनों जो छोटे और बड़े भाई थे डाड़े मार के, अर्थात बहुत जोर जोर से, इनका जो छोटा भाई था वो रो रहा था और ये भी रो रहे थे चुपचाप आंखें डबडबा के, यानी आंसू निकल रहे थे लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जिस तरीके से जब हम पतीली या फिर टोप में पानी उबालते हैं और उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो पानी ढक्कन में से भाप बन के धीरे धीरे टपकता है, उसी तरीके से इनके आंसू भी टपक रहे थे। एक तो ये लोग को ये था कि अब बड़े भाई से मार खानी पड़ेगी, तो ये सोच सोच के उनका जो रोना होता था उन लोगों का वो और तेज हो जाता था। और उसको कोशिश करते थे ये लोग कि भाई अपने भावों को यानी अपने इमोशन को रोके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था और आंसू निकलते ही जा रहे थे। फिर उन्हें ऐसा लग रहा था, वो सोच रहे थे कि अगर माँ यहाँ पे होती तो मैं उनकी गोद में अपना सिर रख देता और कहते कि माँ हमसे ये हो गया है, ये गलती हो गई है, तो माँ भी उनको प्यार से गले लगा लेती और कहती कि जाने दो भाई, कोई बात नहीं, चिट्ठियां ही हैं तो वापस लिख दी जाएंगी। और फिर उनका मन करता कि क्योंकि जब हम कुछ गलत हो जाता है तो उसके साथ हम बहुत सारे ऑप्शन खोजने लगते हैं कि क्या करें कि ये सही हो जाए। तो वही वो सब ऑप्शन ही खोज रहे थे कहीं ना कहीं, तो फिर उनका मन करता है कि बहुत सारी मिट्टी ले आकर के इस कुएं में डाल दूं और घर जाके कह दूं, झूठ बोल दूं कि नहीं मैंने चिट्ठियां पोस्ट कर दी हैं और हो गया। लेकिन ऐसा भी है कि क्योंकि उन्होंने कभी झूठ बोला नहीं था तो उनका मन नहीं कर रहा था ऐसा कुछ करने का, क्योंकि जिम्मेदारी भी होती है और सच बोलना बहुत अच्छी बात होती है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो लेखक भी वही सब सोच रहे थे और उन्हें ये पता भी था कि अगर मैं घर जाकर के सच बोलूंगा तो जिस तरीके से रुई की धुनाई होती है, अर्थात जिस तरीके से रुई को पीटा जाता है, उसी तरीके से मेरा भी धुनाई होगा। और ये सब सोच के ही उनका मन एकदम कांपने लगता था। और एक तो बहुत छोटे भी थे,
और वो झूठ भी नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि उनको जिम्मेदारी था, और वो जो जिम्मेदारी थी उससे दबे हुए थे, बोझ से कह सकते हैं। अर्थात वो ये जानते थे कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कभी ना कभी पकड़ा भी जाऊंगा, और झूठ बोलना सही भी नहीं होता है। और यही सब वो सोच रहे थे, और देर भी हो रही थी। और उधर जो दिन था, दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, अर्थात जो दिन था वो भी धीरे धीरे ढल रहा था। तो कभी कभी उनका मन करता था कि चलो यहाँ से कहीं भाग जाते हैं। और क्यों? क्योंकि एक तो मार खाने का भी था डर, और दूसरा जो जिम्मेदारी दी गई थी चिट्ठियां पहुंचाने की, तो ये दो धारी तलवार, अर्थात एक ऐसी तलवार जिसके दोनों तरफ धार है। तो अगर गिरेगा तो तुम्हें दोनों तरीके से चोट लगना ही लगना है, अर्थात किसी भी तरीके से इससे बचा नहीं जा सकता है। और वही हालत और वही स्थिति लेखक की हो गई थी कि उनके ऊपर ये दो धारी तलवार उनके जैसे लग रहा था कि उनके ऊपर फिर रही हो, अर्थात उनके ऊपर चल रही हो। फिर क्या कर सकते हैं, उन्होंने बहुत दृढ़ संकल्प लिया, अर्थात बहुत कुछ सोचा और कहा कि नहीं, अब मुझे यही करना ही है। तो उसी में जो लेखक की जो दुविधा थी, अर्थात जो परेशानी थी, वो दूर हुई, और उनका जो संकल्प था, दृढ़ संकल्प, वो ये था कि मैं स्वयं इन कुएं में जाऊंगा और चिट्ठियों को निकाल कर लेके आऊंगा। अब ये सोच सकते हैं कि एक तो वो बच्चे ही थे, बहुत बड़े तो थे नहीं, और जहाँ की पता है कि कुएं में कोई बहुत भयंकर विषैला सांप भी है, और इतनी छोटी उम्र में, और एक तो नीचे जाना ही अपने आप में कितना रिस्की है, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेना अपने आप में कितना भयंकर रहा होगा, ये खुद हम सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। लेकिन जब मरने के लिए तैयार ही है तो उसे फिर क्या कहा जा सकता है। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। अर्थात लेखक यहाँ पे कहते भी हैं कि यहाँ पे अब बुद्धिमान या बेवकूफ वाली कोई सवाल ही नहीं रह गया है। अगर किसी ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं, यानी किसी ने मान ही लिया है कि नहीं, अब मुझे इस रास्ते पर चलना ही है, तो वो पूरी संसार यानी पूरे दुनिया के सारे लोगों से भिड़ सकता है। और वही हालत लेखक का हो गया था। और उसे फल फल अर्थात क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, उसका उनको कोई टेंशन नहीं था। और फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, वैसे भी आप कैसा प्रयास करते हो वैसा उसका परिणाम होता है। तो इसीलिए जो लेखक थे वो उस समय उस इतने विषैले जहरीले सांप से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि इस खेल में अपना पासा फेंक दिया था, और मौत का आलिंगन करना या फिर सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसका उन्होंने कुछ सोचा नहीं। मौत का आलिंगन यानी मौत को गले लगाना, अर्थात अगर सांप उनको काट लेता है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सांप से बच करके आए और ये उनका कोई दूसरा जन्म हो जाए। तो यही सब सोचते और उन्हें विचार करते हुए अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि नहीं, अब मैं कुएं में उतरूंगा ही, और अपने डंडे से पहले सांप को मारूंगा और उसके बाद फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। और इसी दृढ़ निश्चय के बल पर वे कुएं में उतरने की पूरी तैयारी करने लगे। उनका जो छोटा भाई था वो और जोर जोर से रोने लगा था, और उसे भी कहीं ना कहीं, भाई एक तो पहले वो बहुत छोटा था और लेखक खुद भी छोटे थे, उसे डर हो गया था कि कहीं भाई नीचे जाएगा और उसको कुछ हो ना। तो लेखक जब वो रो रहे थे उनके छोटे भाई, तो उनको भी लग रहा था कि जैसे लग रहा है कि मैं, मौत जो है वो मुझे नीचे बुला रही है, लेकिन वो शब्दों से नहीं कह पा रहे थे। और वास्तव में यही था कि लेखक ने मौत को सजीव यानी सामने और स्पष्ट रूप से देखा था, और उस मौत से सामना करने के लिए लेखक और उनके भाई को नंगा होना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो भाई कुएं में जिस सांप से वो भिड़ने जा रहे थे, तो वहां पे पहुंचने के लिए उन्हें रस्सी तो चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया कि लेखक जो धोती पहने थे, वो जो उनका छोटा भाई धोती पहना था वो, फिर उसके बाद जिसमें चना उनकी माँ ने बांधा था वो, और जिन धोतियों से उन लोगों ने कान बांधे थे, अर्थात ठंडी बहुत थी ना तो कान बांधे थे, वो सारी धोतियों को खोला। कुल मिला के 5 धोतियां हुई, और कुछ रस्सियां भी वहां पे उन्हें मिल गई। तो वो सबको एक दूसरे से बांध लिया, और बांधने के बाद खूब खींच खींच करके देखे कि भाई देख लें कहीं खुल न जाए, कोई गांठ ऐसी नहीं हो कि ढीली पड़ जाए। तो अर्थात उन लोगों ने अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया था कि कहीं पे भी उनको धोखा मिले, अर्थात वो धोतियां खुले या फिर ऐसा कुछ हो। तो एक तरफ उन्होंने उस धोती पे डंडा बांधा और उसको कुएं में डाल दिया, और दूसरे सिरे को जो कुएं के ऊपर जो लकड़ी होती है जिसपे से रस्सी डाल के हम पानी खींचते हैं, उस लकड़ी के चारों ओर बांध दिया, और उसके बाद उसको अपने भाई को पकड़ा दिया। हालांकि उनके भाई उस समय सिर्फ 8 साल के थे, तो उनके भाई के सहारे तो वो छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो भी खुद छोटे ही थे, लेकिन इसीलिए उन्होंने पहले उसको
जो कुएं के ऊपर जो लकड़ी होती है जिसके सहारे पानी खींचा जाता है, पहले उसमें बांधा, फिर अपने भाई को जोर से पकड़ने के लिए कहा और धीरे धीरे वो उस धोती की जो रस्सी बनाई हुई थी उसके सहारे कुएं में उतरने लगे। और उनका जो छोटा भाई था वो बहुत रो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने भाई को विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं नीचे पहुंचूंगा, सांप को मार दूंगा और उसके बाद मैं वहां से चिट्ठियां ले लूंगा। और इतने विश्वास का या फिर इतने कॉन्फिडेंस का एक ये भी था कि लेखक इससे पहले बहुत सारे सांप मारे थे, तो इस वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस था और वही कॉन्फिडेंस वो अपने भाई को दे रहे थे, अर्थात उसको सांत्वना दे रहे थे कि तुम परेशान मत हो, रो मत, मैं बहुत आसानी से नीचे जा करके उस सांप को मार के चिट्ठियां लेके आऊंगा वापस। तो जब लेखक नीचे उतर रहे थे तो उन्हें सांप का डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले भी सांप को बहुत मारा था, तो उन्हें लग रहा था कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन एक जो जमीन के ऊपर सांप मारना अलग बात होता है और कुएं में जाकर के सांप मारना वो तो एकदम अलग ही परिस्थिति हो गई, क्योंकि वो लोग ऊपर से कुएं को देखे थे और नीचे जाने पे क्या स्थिति है वो उनको पता नहीं था। जैसे वो नीचे गए तो उनकी एकदम अक्ल चकरा गई, अर्थात उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ कि अब क्या करें। और जैसे ही वो धरातल से थोड़े ऊपर ही थे, उन्होंने देखा कि एकदम जहरीला विषैला सांप अपन अपना लहरा रहा है। और जो सांप था वो उनको जो लेखक को उतरना था, उस सांप और लेखक के बीच में बहुत कम जगह थी, क्योंकि जो वो कुआं था वो बहुत कम चौड़ाई वाला था, उसका व्यास कह सकते हैं बहुत ही कम था। तो और ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे ये मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और जब वो नीचे जो डंडा उन्होंने बांधा था तो उनके उतरने की गति से, आवाज से जब इधर उधर हिलता था तो उसको देख करके जो सांप था वो और सतर्क हो जा रहा था और बहुत अधिक घातक भी हो चुका था, यानी बहुत खतरनाक भी हो गया था। और वो वैसे भी पहले से ही क्रोधित भी था और फन उठा करके बैठा भी था और वो फुफकार मार करके लेखक को डसना भी चाहता था। और सांप एक तरीके से कह सकते हैं जितनी तैयारी लेखक ने की थी उससे कहीं अधिक तैयारी सांप ने भी करके रखी थी। और एक तरफ से लेखक धोती पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ से कुएं के बीचों बीच एक तो वो लटक भी रहे थे और उन्हें कुएं के एकदम बीचों बीच उतरना भी था, क्योंकि उस कुएं के एक किनारे पर दूसरे तो सांप था और दूसरे साइड में भी बहुत ज्यादा जगह नहीं था। तो इस वजह से उन्हें यही एक रास्ता था कि उनको बीच में ही उतरना था, बहुत किनारे से भी नहीं उतर सकते थे। और एक तो वो कच्चा कुआं था तो उसमें मिट्टी खिसकने विसकने का भी डर रहता है। तो जब वो नीचे उतर रहे थे तो सिर्फ 1.5-2 फुट नीचे की दूरी पर ही उन्हें पैर रखना था, और इतनी दूरी पर तो सांप बहुत आराम से, क्योंकि सांप भी जब फन उठाएगा और सांप और लेखक के बीच में खाली 1.5 से 2 फुट की दूरी रहेगी तो उतना तो वो बहुत आराम से उनको फुफकार मार के या फिर काट सकता था उनको आसानी से। तो लेखक याद कर रहे थे कि जो उस कुएं की जो चौड़ाई थी, यानी जो गोलाई थी कह सकते हैं, वो बहुत कम थी नीचे से, और इसलिए उनको कहीं जगह ज्यादा नहीं मिल रहा था। और इतने कम जगह पर सांप से बचना भी, चिट्ठियों को उठाना भी, और ये सब थोड़ा सा लेखक को बहुत मुश्किल लग रहा था। और उन्हें अब मामले की जो गंभीरता थी नीचे उतरने के बाद समझ में आई, क्योंकि उनका एक तो भाई वो एकदम बीचों बीच लटक रहे थे और सांप जो था वो लटकते हुए तो मारा नहीं जा सकता था, और डंडे को भी मारने के लिए तो जगह चाहिए ना, क्योंकि अगर हमें डंडा चलाना होता है तो उसको पहले पीछे ले जाना होता है, उसके बाद हम उसको आगे मारते हैं। लेकिन कुएं में तो इतना जगह था ही नहीं कि उसको उसमें से मारा जा सके। तो लेखक जो थे अभी वो उतर तो गए थे, लेकिन अब वो वापस ऊपर चढ़ना नहीं चाहते थे। और एक तो कह भी सकते हैं कि थोड़े से बहादुर भी थे, तो वो अपने जो प्रतिद्वंदी अर्थात जो अपना दुश्मन था उसको पीठ दिखाना है, अर्थात उससे हार मान के भागना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो कुएं के धरातल, यानी जो कुएं का सरफेस एरिया है वहां पर मैं पहुंचूंगा और देखता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। तो वो धीरे धीरे एक एक इंच करके नीचे उतर रहे थे, और जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे उनकी जो एकाग्र चित्तता थी, यानी एकदम जो कंसंट्रेशन कह सकते हैं, वो एकदम बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद उन्हें कुछ ऐसा आइडिया आया कि दोनों हाथों से धोती को पकड़े हुए उन्होंने अपने जो पैर थे उसको कुएं के जो दोनों दीवार की जो साइड थी उस पे लगा दिया, और उस दीवार पर पैर रखते हुए धीरे धीरे, कुछ मिट्टी भी खिसक रही थी, ऐसे करते हुए वो धीरे उतर रहे थे नीचे, क्योंकि नीचे जाकर के जो कुएं की गोलाई थी वो बहुत कम हो गई थी।
तो जब भी वो पैर रख करके नीचे उतर रहे थे तो जिसकी वजह से कुछ मिट्टी नीचे गिर रही थी, और जब मिट्टी नीचे गिर रही थी तो जो सांप था वो उस पे फुफकार मार रहा था, जिस साइड में मिट्टी गिरती उधर वो फुफकार मार रहा था। और जो लेखक के जो पैर थे वो दीवार से कभी कभी हट भी जाते थे और कभी वो लटक भी रहे थे। इसी तरीके से थोड़ा सा वो प्रयास किए कि इस कुएं का कितना गोलाई है उसको मालूम करने का उन्होंने कोशिश भी किया, और थोड़ा सा जैसे अपने आप को झुला करके वो एक पैर से दूसरी पैर के को सटा करके दूसरी दीवार पर पहुंचे, और इस तरीके से वो कह सकते हैं कि सांप और अपने उनके जो लेखक थे उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1.5 फुट की दूरी रह गई थी, और वो जो कुएं का सरफेस एरिया था वहां पे जाके खड़े हो गए थे। और अब एकदम आमने सामने की लड़ाई कह सकते हो सकती है कि सामने जो सांप था वो फन उठा करके खड़ा था और दूसरे साइड में लेखक खड़े थे, और नीचे बहुत कम जगह था और दोनों जैसे लग रहा था कि एक दूसरे को पहचान रहे हैं। और सांप को चक्षु श्रवा कहा जाता है। चक्षु श्रवा का अर्थ होता है, चक्षु मतलब आंख, श्रवा मतलब सुनना। तो सांप, ये माना जाता है कि सांप को कान नहीं होता है, वो अपनी आंखों से सुनता है, यानी जो उसको वाइब्रेशन होती है उससे उसको पता चलता है, इसीलिए सांप को चक्षु श्रवा कहा जाता है। तो लेखक ने कहा कि इस समय मैं भी चक्षु श्रवा हो गया, अर्थात मैं भी आंखों से ही सुन रहा है। अर्थात उन्होंने अपनी आंखों को इतना कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था कि हर एक जो गतिविधि थी, थोड़ा सा भी हिलना डुलना कह सकते हैं, जो भी कुछ था वो सांप को एकदम ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उनको नीचे जगह बहुत कम था और सांप उन पर कभी भी हमला कर सकता था, तो उसे उनको बचना भी था। तो इसीलिए वो इतने ध्यान से उस सांप को देख रहे थे। और लेखक ने कहा था कि जब मैं कुएं में आ ही गया हूं तो फिर अब क्या दूसरा कुछ सोचना। और लेखक इसमें आगे ये भी कहते हैं कि सिर्फ अनुमान लगा करके कोई काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले जितने भी योजनाएं अर्थात जितने भी प्लान बनाए होते हैं, वो सब जब हम काम शुरू करते हैं, वास्तव में जब हम उसको प्रैक्टिकल रूप में करने का कोशिश करते हैं तो बहुत सारी ऐसे प्लानिंग होती है कि जो पूरी की पूरी उल्टी हो जाती हैं। और वहीं लेखक के भी साथ हुआ था। उन्होंने तो सोचा था कि नीचे जाऊंगा, डंडे से सांप को मारूंगा, चिट्ठियां लूंगा और आ जाऊंगा, लेकिन नीचे जाने के बाद स्थिति एकदम अलग हो गई कि वहां पे नीचे जगह ही नहीं था, डंडा चलाने के लिए तो जगह ही नहीं। तो वो फिर वो क्या करते, अब वो डंडे को घुमाने के लिए थोड़ा तो जगह चाहिए ना, लेकिन अभी वो नहीं हो सकता था। तो फिर लेखक ने अब दूसरा प्लान बनाया कि मैं इस डंडे से सांप को दबाऊंगा और उसके बाद जो अगर उसको दबाने के बाद दूसरे साइड से मैं चिट्ठियां ले लूंगा, और अगर हो सका तो नहीं तो फिर देखते हैं और दूसरा भी कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा किया भी। तो वहां से 2 चिट्ठियां, मतलब 3 चिट्ठियां थी, तो जिसमें से वो एक चिट्ठी तो उठा पाई, लेकिन 2 चिट्ठियां फिर से वहीं पे रह गई थी, सांप के पास ही थी। तो उन्होंने चिट्ठियां लेने का कोशिश किया और कई तरीके से अलग अलग पैतरे, मतलब अलग अलग योजनाएं बना रहे थे, और यही सब करने में उन्हें 4 से 5 मिनट और देरी हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि जो सांप था वो उसका जो लड़ाई करने का तरीका है, या फिर कह सकते थे युद्ध में जो मोर्चा संभाला जाता है, तो उसका मोर्चा ज्यादा मजबूत था और लेखक का मोर्चा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। और अगर ऐसा होता तो फिर तो सांप उनको छोड़ता ही नहीं, वो किसी न किसी तरीके से वो उनको घायल करता ही और डसता ही, और वैसे भी कुएं में जगह बहुत कम था। तो जितनी बार वो सांप फुफकार मार रहा था उतनी बार वो उस डंडे को सामने ले आते थे और कोशिश करते थे कि डंडे से बचाने का प्रयास करूं। तो उन्होंने देखा कि उस सांप ने जो डंडे पर फुफकार मारी थी, उस डंडे के ऊपर पूरा उस सांप का विष लगा हुआ था, जो सांप का फुफकार के साथ जो जहर था वो पूरा लगा हुआ था। और अब तक जितने भी फुफकार या वार सांप ने किए थे वो सब उन्होंने उस डंडे पर ही सहा था। इसलिए अब जो लेखक थे उन्होंने उस डंडे के सहारे उस सांप को दबाने का जो ख्याल आया था उनको, उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये करना सही नहीं होगा। लेकिन अभी भी प्रश्न वही था कि भाई जो बाकी चिट्ठियां बची हुई हैं अब उसको कैसे उठाया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को धीरे, जो डंडा है वो सांप की ओर लेके जाऊं और धीरे धीरे उस डंडे के सहारे उस चिट्ठियों को अपनी तरफ सरकाऊं। और लेकिन ये भी चीज था कि अगर सांप उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके ऊपर टूट पड़ा तो फिर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं पड़े उनके पास बचेगा। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिसे सांप के, तो फिर लेखक ने एक दूसरा भी प्लान सोचा
कि एक काम करता हूँ कि एक कपड़ा लेकर के इसको सांप के मुंह पर फेंकता हूँ, उसके बाद उसको फन को पकड़ लूंगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से चिट्ठियां उठा लूंगा। लेकिन उन्होंने देखा कि ये सांप इतना खतरनाक हो चुका है और मेरी शक्ति से तो बाहर है, अर्थात उस लेखक ने की शक्ति से बाहर है, और इसके साथ छेड़खानी करना या इसको पकड़ने की कोशिश करना ये सब एकदम गलत विचार है, और इससे बल्कि दूसरा रास्ता मुझे खोजना पड़ेगा। तो लेखक ने जैसे ही डंडे को लेकर के सांप के दाई ओर पड़ी चिट्ठियों को अपनी ओर खिसकाने का प्रयास किया, तो जो सांप का फन था वो फिर से उसके पीछे आ गया। धीरे धीरे जो डंडा था वो चिट्ठी की ओर बढ़ रहा था, और जैसे ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि सांप ने फिर से इतनी जोर से फुफकारा कि जैसा लग रहा था कि कोई काली बिजली एकदम तड़प रही हो और डंडे के ऊपर ही आकर के गिर गई हो। और लेखक भी जो थे वो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, और लेखक उछल करके या जानबूझ करके नहीं, एक जैसे कि डर की वजह से उछल करके थोड़ा सा पीछे आ गए थे और फिर से दीवार के ऊपर लग करके खड़े हो गए थे। और उन्होंने फिर देखा भी कि जो डंडे का सिरा था, जो साइड सांप की तरफ था, उस पे बहुत ही ज्यादा विष लगा हुआ था। और सांप ने तो मानो जिस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं, जो उसका फुफकार मारने के साथ जो विष निकल रहा था उसी से उसने अपना सर्टिफिकेट दे दिया था लेखक को। और उनके लिए वो बहुत आसान काम लगता था। लेकिन इस सांप के साथ ऐसा नहीं हुआ था। और जब बहुत जोर से सांप ने फुफकार मारा था और लेखक उछल के पीछे हटे थे, तो जो उनका भाई ऊपर था उसको लगा कि अब तो लगता है कि जो मेरा बड़ा भाई है कुएं में जो उतरा है उसका काम तमाम हो गया है, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा था और उसको लगा कि शायद सांप ने काट लिया है। और इस वजह से जो भाई छोटा भाई था वो बहुत ही अपने भाई के प्रेम की वजह से चीख निकल गई उसकी भी, और वो भी रोने लगा था, परेशान हो गया था। और उसका जो छोटा भाई था उसका भाई शक करना भी बेवजह नहीं था, क्योंकि जो उसका जो फुफकार थी वो इतनी तेज थी कि जो लेखक कुएं में थे उनका ही जब सांस टूट गया था, जबकि वो अपने छोटे भाई से तो थोड़े बड़े ही थे। तो वो तो ऊपर तो जो बेचारा बैठा था वो तो एकदम ही छोटा था, तो उसको तो और भी कहीं ना कहीं डर ही लग रहा था कि क्या हुआ भाई के साथ कुएं में, और शायद सांप ने उनको डस लिया। फिर लेखक ने उसी प्रकार से दूसरी बार भी जो लिफाफा था यानी जो चिट्ठियां तो उसको उठाने का प्रयास किया, और इस बार भी सांप ने वार किया और वो सांप डंडे से आकर के पूरा चिपक गया। और लेखक के हाथ से वो डंडा छूटा तो नहीं, लेकिन हाँ वो थोड़े से झिझक गए, सहम गए, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने डर की वजह से वो डंडे को अपनी तरफ खींच लिया था। और जिसकी वजह से जो गुंजक गुंजक अर्थात जो कुंडली या गोलाई कहते हैं, अर्थात जो सांप उसपे लिपटा हुआ था डंडे पर, वो उसके पिछले जो लेखक ने एक तरफ जो डंडा पकड़ा था, और जब वो खींचे थे झिझक करके अपनी तरफ से, तो जो सांप की जो कुंडली थी वो भी छूट गई थी। और जब वो वहां से हटा तो उसका जो पूंछ था वो लेखक के हाथ से छू करके गया था। तो लेखक को उसमें महसूस हुआ कि अरे बाप रे, ये कितना ठंडा सांप है। और उन्होंने उसको एक तरफ पटक दिया डंडे को दूसरे तो, और उसके बाद फिर दूसरा वार वो करता, इससे पहले वो उन्होंने क्या किया कि बहुत तरीके अपना करके उस चिट्ठी को उठा लिया था। और ईश्वर की कृपा ही थी, अर्थात देवी की कृपा थी कि वो जो डंडा था बार बार उस पे चोट लग रही थी, और सांप जो था पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहा था लेखक पे हमला करने का, लेकिन वो जो डंडा था वो बचा ले रहा था, वो अपनी पूरी शक्ति उस डंडे पर ही दिखा रहा था। और जैसे ही सांप जब उन्होंने डंडे को दूसरी तरफ किया तो सांप भी उसकी तरफ झपटा, तो इन्होंने फटाक से वो जो चिट्ठियां थी बाकी के वो सब भाई उठा लिए थे, और चिट्ठियां जो उठाई थी उसको धोती जो रस्सी बनाए हुए थे उसके एक किनारे पर उन्होंने बांध दिया था कि इसको छोटा भाई ऊपर खींच ले। और डंडे को सांप के पास से भी, फिर उसके बाद जो डंडा उनके हाथ से छूट गया था उसको भी उनको उठाना था, और उसमें भी काफी कठिनाई हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया और सांप से उस डंडे को धीरे धीरे खींच लिया, यहाँ से हटा लिया, और सांप उधर था फन फैला करके बैठा ही हुआ था। और लेखक की जीत हो चुकी थी, अर्थात उन्हें चिट्ठियां मिल चुकी थी, और इसलिए वो बाकी सारी चीजें भूल गए थे। और हाथ बढ़ाता भी था और सांप मतलब कोशिश भी करता था फुकारने का, तो वो अपना डंडा आगे कर देते थे। तो इसी तरीके से वो उन्होंने इतना जोखिम ले करके वो चिट्ठियां किसी न किसी तरीके से तो हासिल कर ली थी।
और उन्होंने फिर उसके बाद ये भी एक दिमाग लगाया कि सांप का ध्यान हटाया जाए, तो उन्होंने जो कच्ची मिट्टी की दीवार थी एक तो कुएं की, तो एक तरफ से एक मुट्ठी मिट्टी लिया और उसको दूसरी तरफ फेंका, तो सांप उस मिट्टी को की तरफ फिर से फुफकार मारा और वो उस तरफ बढ़ गया। तो उन्होंने अपना वहां से डंडा भी हटा लिया और खुद भी दूसरी साइड में हो गए, और फिर उसने वापस से वार नहीं किया। और अगर थोड़ी देर के बाद जब मिट्टी की तरफ वार करने के बाद वो फिर से पलटा, तो उसने वापस और गुस्से में वार किया। तो अगर डंडा लेखक के बीच में नहीं आता तो शायद जो उसके दांत थे विषैले जहरीले, वो लेखक के पैरों में गड़ गए होते और लेखक को वहीं पे काम तमाम हो गया रहता, क्योंकि वो बहुत विषैला सांप था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उस डंडे ने उनको लेखक को बचा लिया। अब सबसे बड़ा मुश्किल काम ये था कि अब लेखक ऊपर चढ़े कैसे, क्योंकि उनके पास उस दो हाथों के सहारे ही ऊपर चढ़ना था और पैरों को कहीं उनको लगाना नहीं था, क्योंकि मिट्टी गीली थी, कच्ची मिट्टी थी और उसके खिसकने का भी डर था। वो धीरे धीरे खिसक रही थी और जैसे जैसे ऊपर आ रहे थे तो उसकी जो कुएं की जो गोलाई थी वो बढ़ रही थी, लेकिन नीचे कुएं की गोलाई बहुत कम थी। और अब तो वो बीच में से आ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक किनारे हो चुके थे, तो सांप से भी उन्हें बचना था। और बिना किसी सहारे के 15 से 20 फुट तो वो चढ़ सकते थे, लेकिन 36 फुट ऊपर चढ़ना उनको बहुत, उनकी हिम्मत जो थी वो टूट चुकी थी, लेकिन उनके पास अब दूसरा कोई सहारा भी नहीं था। और लेखक की उम्र उस समय केवल 11 वर्ष की थी, और इतना ऊपर सिर्फ लटकते हुए हाथों के बल चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी लेखक ने कोशिश किया और धीरे धीरे चढ़ गए। और जब ऊपर चढ़े तो उनका एकदम सांस बहुत तेजी से चलने लगा, जिस तरीके से कि तेजी से सांस चलता है तो एकदम छाती फूलने लगती है, और किसी तरीके से एक एक इंच कह सकते हैं सरक सरक के अर्थात बहुत ही कठिनाई से वो ऊपर चढ़ गए थे। और यदि ऐसा कभी कहीं पे भी होता कि अगर उनका हाथ छूट जाता तो क्या होता है, इसका तो अनुमान यानी इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सीधे सांप के ऊपर जाकर के गिरते, और सांप तो पहले ही इतने गुस्से में था, तो क्या हाल होता वो मालूम नहीं। लेकिन भगवान की दया थी, देवी की कृपा थी कि वो किसी तरीके से अपने हाथों का प्रयोग करते हुए ऊपर चढ़ाए, और ऊपर आने के बाद एकदम बेहाल होकर के थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहे। और फिर उसके बाद जब थोड़े से रिलैक्स हुए तो उन्होंने अपने शरीर को झाड़ चूर कर, अर्थात अपने जो शरीर में मिट्टी लगी तो उसको साफ किया, और फिर धोती कुर्ता पहन लिए। और उसके बाद जो लड़के थे वहां पे किशनपुर के, उन्होंने उनको देखा तो पूछे कि भाई ये सब क्या हो रहा था, कैसे हुआ। तो उन्होंने किसी को भी जो कुएं वाली घटना थी वो कुछ बताई नहीं और आगे बढ़ गए थे। उन्होंने अर्थात किसी को ये पता ही नहीं चलने दिया कि उन्होंने कितनी बड़ी साहसिक कार्य किया है और इन चिट्ठियों के चक्कर में। तो चुपचाप वो लोग आगे बढ़ गए, और जब लेखक काफी बड़े हो गए, जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन अर्थात 10th पास कर लिया था 1915 में, तो उसके बाद उन्होंने जो घटना थी, जो ये पूरा घटना था चिट्ठियां निकालने का कुएं से, उन्होंने अपनी माँ को सुनाया। तो उनकी माँ की आंखें भर आई थी और उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया, जैसे कोई चिड़िया होती है अपने बच्चों को डैने अर्थात अपने पंख के नीचे छुपा लेती है उसको सुरक्षा देने के लिए। तो उस घटना को सिर्फ सुन करके ही उनकी माँ को इतना मतलब डर हो गया था और उनकी आंख भर आई थी कि अपने बच्चे को गोदी में ले लिया, कि मतलब उस समय भी उन्हें वो महसूस हो रहा था कि हाँ उनका बच्चे कितना बड़ा खतरे में से बाहर आया है। तो उनको अपनी माँ की गोदी में वो लेखक भी चिपक गए थे। तो वही वो कह रहे थे कि कितने अच्छे दिन थे वे, और लेखक को उस घटना को कहीं ना कहीं रोमांचक घटना मानते थे, कि उनके पास राइफल नहीं थी और एक डंडा ही था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से तो कम रोचक था नहीं। और रोचक तो था भी, उसके साथ साथ बहुत भयानक भी था। सही बात है कि अगर कुएं में नीचे जा करके राइफल ले करके भी अगर कोई नीचे जा करके सांप को मारने की कोशिश तो नहीं करेगा, अगर उसको राइफल से भी मारना होगा तो वो ऊपर से ही मारने का प्रयास करेगा। लेकिन लेखक तो एकदम सामने से कुएं में गए, और वो भी सिर्फ एक डंडे के सहारे, और इतनी कम उम्र में। और ऐसा भी नहीं था कि ऊपर भी कोई बड़ा था कि अगर उन्हें कोई खतरा महसूस हो तो उसको खींच ले, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी सारी जो इनकी जीवन की इतनी कठिन परिस्थिति कह सकते हैं और इतनी रोमांचक घटना जो है, वो लेखक ने हम सभी को अपनी स्मृति के सहारे बताया है।
और ये बहुत ही रोचक घटना है लेखक के लिए भी, और जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, या फिर आगे भी जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए भी ये बहुत ही रोचक घटना है। इससे मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये पढ़ने में रोचक है, चलिए सही है, सब अच्छी बात है। लेखक ने अपना एक उस समय का घटना हमारे साथ शेयर किया, ये भी अच्छा है। लेकिन आप में से कोई भी ऐसे किसी कार्य को करने की कोशिश ना करे, और ये सभी के साथ हमेशा अच्छा ही हो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जैसा कि लेखक ने पहले भी इसमें बताया था कि जो भी प्लानिंग हम करते हैं वो सारे प्लानिंग फेल हो जाते हैं और उसका नतीजा गलत भी निकलता है। तो पढ़ने के लिए तो रोचक घटना है, अच्छी बात है, पर ऐसा कुछ भी कार्य करने का कोशिश कोई भी न करे। इस पाठ का सार भी यहाँ पर प्रस्तुत है, जो इस प्रकार है कि लेखक बचपन में कभी न भूलने वाली जो एक घटना उनके साथ घटित हुई थी उसका उन्होंने वर्णन किया है यहाँ पे। और उनकी उस घटना से हम सभी रूबरू होते हैं, सभी को पता चलता है कि ठंडी के समय में लेखक अपने साथियों के साथ खेल कूद रहे थे, तभी वो एक आदमी आता है और कहता है कि भाई आपके बड़े भाई बुला रहे हैं। तो लेखक घर जाते हैं और उन्हें डर लगता है कि शायद शाम हो गई और हम लोग बेर तोड़ के खा रहे हैं, इसलिए भाई साहब बुला रहे होंगे, मारेंगे। तो थोड़ा सा डर था, लेकिन जब वो घर गए तो उनके बड़े भाई ने उनसे कहा कि नहीं, ये चिट्ठियां लो और ले जा करके इनको मक्खनपुर का जो पोस्ट ऑफिस है उसमें डाल दो। तो लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपना एक बबूल का डंडा लिए और उसको लेकर के, और अपनी जो, क्योंकि उनके कुर्ते में जेब नहीं थी, तो जो चिट्ठियां थी उसको उन्होंने अपने टोपी में रखा और वो टोपी लगा लिया और चले गए। और रास्ते में ऐसा था कि जो एक कुआं पड़ता था, कच्चा कुआं था वो, तो उसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप था। और वो भी बच्चों को कैसे पता चला था कि जब उन्होंने एक बार उसमें पत्थर फेंका था तो उसमें से फुफकारने की आवाज आई थी। तो जब बच्चों को पता चल गया कि ये सांप इसमें गिरा हुआ है और वो सांप कुएं के अंदर से तो कुछ कर नहीं सकता था, कुआं भी गहरा ही था थोड़ा, तो उनको भी पता था। इसलिए वो लोग क्या करते थे, जब भी स्कूल आते जाते थे तो उनकी जो पूरा ग्रुप था वो उसमें पत्थर फेंकता था, उसके बदले में सांप वहां से फुफकार मारता था। उस दिन भी यही हुआ था कि लेखक जा रहे थे और उन्हें अचानक से याद आया, चलो एक पत्थर उठाते हैं, इसमें डालते हैं। और जैसे उन्होंने पत्थर उठाया, डाला और टोपी हाथ में लिया, क्योंकि भाई टोपी अगर पहन के पत्थर डालेंगे तो टोपी कुएं में गिर जाता, तो इसलिए उन्होंने टोपी हाथ में लिया, पत्थर डाला, और तुरंत ही क्या हुआ कि वो जो चिट्ठियां थी वो सब कुएं में गिर गई। अब तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि भाई बड़े भाई साहब ने चिट्ठियां दी थी ये डालने के लिए और बहुत अर्जेंट थी। तो उन्होंने फिर, उनको डर भी सता रहा था कि घर पे जाकर के अगर सच बताऊंगा तो मार भी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने भाई और अपना धोती मिला करके 5 छोटी बड़ी रस्सियां तैयार की और उसके बाद कुएं में उतर गए। और कुएं में उतरने के बाद सांप के साथ बहुत सारी, 2-4 कह सकते हैं बहुत खतरनाक युद्ध तरीके से कह सकते हैं कि सांप भी अपनी तरफ से हमला कर रहा था, ये भी अपनी तरफ से अलग अलग प्लान बना रहे थे। और दोनों एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे थे कि किसी की भी निगाह कहीं से भी हिल नहीं रही थी। और लेखक भी एकदम सांप के हर एक गतिविधि पे नजर रखे हुए थे, और जैसे ही वो फुफकार मारता या कुछ करता तो वो डंडा अपना आगे ले आते थे और उस डंडे के सहारे ही उन्होंने उसमें कुएं में उतरे थे। लेकिन अंदर जाकर के हालात एकदम चेंज हो गए थे, क्योंकि वहां पे डंडे से मारने के लिए जगह था ही नहीं, इतना तो चौड़ा वो कुआं था ही नहीं। तो लेखक ने फिर ये भी सोचा कि चलो इस डंडे से इसके फन को दबा देता हूँ और उसके बाद चिट्ठियों को। लेकिन उनके जो सारे प्रयास थे वो कहीं ना कहीं सब उल्टे ही पड़ रहे थे। और जो सांप था वो जितनी बार फुफकार मारता था वो उस फुफकार के साथ जहर निकालता था। तो लेखक उसकी वजह से फिर पीछे हट जाते थे, थोड़ा सा उछल कूद भी हो जाता था, उसी में डर की वजह से उछल जाते थे। लेकिन वो जो डंडा था वो सारे प्रहार को अपने ऊपर झेल रहा था, और सांप ने कम से कम 3-4 बार तो उस डंडे पर प्रहार किया था, जिसपे कि उस सांप का विष भी उन्हें दिखाई दे रहा था। और जो लेखक के छोटे भाई थे ऊपर, उसको लग रहा था कि जब लेखक कुएं में चीखे थे तो ऊपर भी उसको ये लगा कि शायद सांप ने भाई को काट लिया और भाई का काम तमाम हो गया है। लेकिन ऐसा था नहीं, लेखक के हाथों से डंडा नहीं गिरा। और ऐसा भी हुआ कि जो सांप मार रहा था तो लेखक का जो डंडा हाथ में लिए तो उसके पिछले भाग में वो लपेट आ गया था, और उन्होंने उसको अपनी खींच के उसको हटाने की कोशिश किया, तो जो सांप का पूंछ था वो उनको टच हो गया था, अर्थात उनको छू करके चला गया था। तो उसी समय फिर लेखक ने दिमाग लगाया और मिठाया और दूसरी तरफ फेंका। तो सांप उस तरफ जब फुफकार मारा तो उन्होंने वो चिट्ठियां सब उठा ली और धोती में बांध दी, कि जिससे उनको छोटा भाई उसको ऊपर खींच ले। लेखक को निशान उनका डंडा सांप के पास गिरा था और निकालने में लेखक को बड़ी कठिनाई हो रही थी।
लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जैसे इन सब घटनाओं में लेखक ने ये भी था कि अपना डंडा भी नहीं छोड़ा। चिट्ठियां तो ले ही ली थी, साथ में डंडा भी ले लिया था। अब ये डंडा जब भी ले लिया तो फिर उनको ऊपर चढ़ना था, और ऊपर चढ़ने के लिए उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था, हाथों के बल पे पूरा ऊपर चढ़ना था। और इतना 36 फुट ऊंचा जो ऊंचाई थी उसको चढ़ना, और इतने छोटे बच्चे के लिए पॉसिबल था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया। और एक एक इंच कैसे कैसे करके, इतना परेशानी के बाद भी उनके दोनों हाथ एकदम दर्द हो रहे थे, भुजाएं भर गई थी, अर्थात उनका हाथ एकदम फट रहा था, लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़े। और ऊपर आकर के थोड़ा आराम किए, फिर बाद में जाकर के उन चिट्ठियों को मक्खनपुर में पोस्ट भी कर दिया। और 10वीं पास करने के बाद लेखक ने जब ये अपनी घटना अपनी मम्मी को बताई तो उनकी जो माँ थी वो रोने लग गई थी, और उन्होंने अपने बच्चे को गोदी में ले लिया था। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम साहस और निडर के साथ उसका सामना करने का प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। और लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा और इतना साहसिक निर्णय लिया था कुएं में उतरने का, और वो भी एकदम नॉर्मल कुआं था नहीं कि सिर्फ नीचे जाना था और चिट्ठियां लेके आना था, उसमें जहाँ की एक इतना जहरीला सांप बैठा हुआ था, तो भी लेखक गए, और उनके साहस का ही ये परिणाम था कि वो चिट्ठियां लेकर के आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा साहस दिखाया लेखक ने, ये हमें मैसेज दिया कि हाँ चलो भाई, उन्होंने एक इतनी साहसिक घटना, रोमांचक घटना का वर्णन किया, चलिए अच्छा है। लेकिन अगर ये भी चीज था कि वो घर पे जाते हैं और अपने भाई से और अपनी माँ से ये कहते कि नहीं, चिट्ठियां कुएं में गिर गई हैं, तो बहुत होता तो वो थोड़ा डांटते हैं उनको, लेकिन फिर भी वो उसके लिए इतनी बड़ी तो कोई सजा नहीं देते, और चिट्ठी आई थी वो उसको दोबारा भी लिखा जा सकता था। ये तो बाद की बात है, अगर लेखक घर जाते बताते तो उसके बाद क्या परिस्थितियां होती, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि उन्हें घर पे जाकर के बताना चाहिए था, और बहुत थोड़ा बहुत डांट खाते या फिर दोबारा भी चिट्ठियां लिखते। लेकिन घर वाले तो कभी सजेशन नहीं देते कि नहीं जाकर के उस कुएं में से चिट्ठियां निकालो। और जब उन्होंने अपनी माँ को भी ये घटना बताया होगा तो उनकी माँ भी कितना डर गई होंगी, और उनकी माँ ने भी यही सोचा होगा कि तुम्हें ये निर्णय लेने से बढ़िया था कि घर पे आते और मुझे बताते, तो मैं उसका कोई ना कोई हल जरूर निकालती। इस पार्ट में कुछ कठिन शब्द भी हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है: चिल्ला, जाड़ा यानी बहुत अधिक ठंड, आशंका, डर, मज्जा, हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ, ठिठुर, कांपना, जूरे, तोड़ना, मूक, मौन, प्रसन्न वदन, खुश या फिर प्रसन्न चेहरा, उझकना यानी उचक करके देखना, प्रतिध्वनि, किसी शब्द के उपरांत सुनाई देने वाली जो दूसरी ध्वनि होती है वो, कि कोले, क्रीड़ा यानी खेलकूद, मृग समूह, हिरणों का झुंड, प्रवृत्ति, किसी एक विषय की ओर झुकाव होना, मृग शावक, हिरण का बच्चा, दाढ़े अर्थात जोर जोर से रोना, उद्वेग, बेचैनी, कपोलों पर, गालों पर, दुधारी, दो तरफ से या दो धार वाली, दृढ़ यानी पक्का, आलिंगन, गले से लगाना, आश्वासन, भरोसा, अग्रभाग, अगला हिस्सा, प्रतिद्वंदी, विपक्षी, परिधि, घेरा, एकाग्र चित्त, स्थिर चित्त, सूझ, उपाय, समकोण, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला, आकाश, सुमन, कोरी कल्पना, पैतरे या फिर स्थिति, या फिर आप कह सकते हैं कोई प्लानिंग जो होती है, अचूक, खाली न जाने वाला, अवलंबन, सहारा, कायल, मानने वाला, गुंजक, गुत्थी या फिर कुंडली जो होती है, ताकीद, बार बार चेताने की क्रिया, डैने, पंख। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।